हरे कृष्णा। तो बच्चों कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 सितंबर को क्लास 10th का मैथ्स का पेपर हुआ, कंपार्टमेंट का बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पे। ठीक है जी। तो काफ़ी सारे बच्चों की कंप्लेंट ये है कि भाई पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया गया है। सीबीएसई जनरली जो है इस तरीके के पेपर्स नहीं बनाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पेपर जो है आपका कितना डिफ़िकल्ट था, क्या लेवल था, एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस थे, बाहर से कितने क्वेश्चंस बनाए गए। तो आज की इस वीडियो में हम इसको एनालाइज करेंगे। तो अगर आपने इन दोनों के सॉल्यूशंस अभी तक हमारे चैनल पर नहीं देखा है तो दोनों के सॉल्यूशंस नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा कर के देखिए। और अगर आपको इन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई बेसिक पेपर के साथ। तो बेसिक पेपर देखते हैं कि सीबीएसई ने इसका क्या लेवल रखा। जनरली बेसिक जो है उसका पेपर हम मान के चलते हैं कि हल्का ही होगा, ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला बेस्ड होगा और ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा। तो इस तरीके से हम बेसिक का पेपर जो है जनरली मान के चलते हैं। लेकिन देखिए अब किस तरीके से बनाया गया। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट फार्मूला पर है और ये 288 के फैक्टर करने हैं, तो इसको भी हम इजी बोलेंगे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये भी फार्मूला बेस्ड है, ये भी फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पर सम और प्रोडक्ट निकालना है इसका, ये भी फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पता करना है। हो सकता है यहाँ पर बच्चों को इस क्वेश्चन की थोड़ी नॉलेज ना हो, तो ये हम मॉडरेट में रखेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस साइड दे रखी हो तो हम कैसे पता करें कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ये कॉन्सेप्ट याद रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, ठीक है ना। यहाँ पर आपको थीटा निकालना है, ये भी थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर देखो जनरली जो है हम ट्रायंगल चैप्टर जो है ना स्किप ही कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। ट्रायंगल चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, उसमें से क्या आना है कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल की सिमिलरिटी पूछी है, लेकिन हाँ अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इसमें इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है भाई। ये भी आपका डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये भी। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है जी। तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आपके कंसेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप करोगे, नहीं तो स्किप हो जाएगा। हाँ जो ये क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है प्रूव करो कि टेंजेंट ड्रॉन एट द डायमीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन ये क्वेश्चन 1 मार्क में सीबीएसई ने आज तक नहीं दिया, ये हमेशा 2 मार्क का ही क्वेश्चन आया है, लेकिन इस बार इन्होंने ये 1 मार्क का इन्होंने डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये इसकी फिगर बनाना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम डिफ़िकल्ट कैटेगरी में डालेंगे। ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा है 2 डिफरेंट कॉइन्स, यहाँ पे आउटकम लिखने हैं, तो ये बेसिक में माना जाएगा। और डाई को थ्रो किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना था। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब ये जो 16 क्वेश्चन है ना, इसमें से आप मान लो कि 7-8 क्वेश्चन जो है ये बेसिक ही है, ठीक है ना। और बाकी 7-8 क्वेश्चन में क्या है, हल्का सा उन्होंने ट्विस्ट कर रखा है ताकि बच्चे को थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़े और वो आंसर निकाल पाए, ठीक है। तो जो 1 मार्कर क्वेश्चन है वो 7-8 क्वेश्चन तो बेसिक ही है, आप फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। देखिए केस स्टडी की अगर बात करें ना, तो ये जो प्रोबेबिलिटी वाली केस स्टडी है यही बस इस पेपर में इजी है, जिसको आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ये जो प्रोबेबिलिटी वाली केस स्टडी है वो आसान है। बाकी तीनों केस स्टडीज़ मुझे ऐसी लगी बेसिक के पेपर के हिसाब से ये थोड़ा ऊपर बनाई गई है। तो केस स्टडी में जो है मतलब इन क्वेश्चंस को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, और वो इसको अटेम्प्ट करने में फिर असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो केस स्टडी जो है तीनों ही इन्होंने क्या करा है, ट्विस्टेड बना रखी है काफ़ी ज़्यादा। हालांकि एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन फिगर वगैरह अगर नहीं बन पाई, समझ नहीं पाए, तो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन टफ माना जाता है, इसको केस स्टडी में बना दिया, ठीक है जी। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करें तो केस स्टडी में एक ही आसान है, प्रोबैब वाली, बाकी तीनों थोड़ी ट्विस्टेड कर रखी है इन्होंने। तो केस स्टडी हम डिफ़िकल्टी मानेंगे, उसको अटैम्प्ट करना काफ़ी मुश्किल था। बाकी देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा एनसीईआरटी से है, ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी के हैं, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है,
और ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, और यहाँ पर आपको ये वाला। तो मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस इन्होंने सारे ही एनसीईआरटी से बनाए। मान रहे हो आप, समझ रहे हो? 6 के 6 क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी के आए हैं आपके। उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी लेवल का ही है ये भी। उसके बाद ये भी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस ये इन्होंने बाहर का दे दिया। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो और वाला पार्ट है ये भी एनसीईआरटी में। उसके बाद ये भी एनसीईआरटी में, ये बाहर का क्वेश्चन है। तो आप लगाओ 6 में से 5 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर भी एनसीईआरटी के दिए। ठीक है भाई। और 5-5 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ मीन और मोड निकालना है। देखिए मीन मोड तो हर कोई करके आता है, तो इसको मैं डिफ़िकल्ट ही बोलूँगा। कैलकुलेशन भी इसकी कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं है, ये ईजी है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। तो आप देख रहे हो, सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन की बात करूँ तो वो कंसेप्चुअल बनाए गए हैं, केस स्टडी मुश्किल बनाई गई है। लेकिन आप देख रहे हो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर सारे ही क्वेश्चन इन्होंने बेसिक पेपर में एनसीईआरटी से डाले हैं। अब आप बताइए कि ये पेपर डिफ़िकल्ट है या इजी है। ठीक है भाई। मेरे हिसाब से तो भाई एनसीईआरटी का अगर पेपर आया है तो उसको हम ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते। ठीक है भाई। तो बेसिक पेपर जो है वो थोड़ा मॉडरेट था, 1 मार्कर के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, लेकिन आगे जो 2, 3, 5 वाले क्वेश्चन है इन्होंने बुक के ही डाले हैं। ठीक है जी। अब आते हैं स्टैंडर्ड पेपर के ऊपर। स्टैंडर्ड पेपर में इन्होंने करा है धमाका। इसके अंदर जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे मतलब एक एक नंबर में इन्होंने 2-2 पार्ट डाले हुए हैं, एक एक नंबर में, वो भी दोनों टफ, वो भी दोनों कंसेप्चुअल। तो भाई ये जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड पेपर के अंदर, वो बहुत ही धाकड़ है, बहुत ही धांसू जिसको बोलते हैं, बना रखे इन्होंने। और किसी भी बच्चे के लिए जो बहुत प्रैक्टिस भी करके आया हो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पेपर को अटैम्प्ट करना। ठीक है भाई। और बाकी इसकी केस स्टडीज़ की अगर बात करें तो इसकी चारों ही केस स्टडी, मतलब यहाँ पर भी अगर आप प्रोबेबली छोड़ दोगे, कुछ कुछ केस स्टडीज़ हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सीधा टिक कर सकते हो। ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप जज कर पाओगे कि ये क्या है। ठीक है। ये भी फार्मूला बेस्ड है। तो केस स्टडीज़ जो है इनकी थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड बनाई गई है कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है तो वही जो है केस स्टडी कर पाएगा, अदरवाइज़ वो स्किप करेगा। क्योंकि क्वेश्चन को समझना, उसके बाद कॉन्सेप्ट का आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्चुअल केस स्टडी बनाई गई है चारों की चारों। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो भाई मुझे कोई भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का लग नहीं रहा है। यहाँ पर 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन जो है ये कंसेप्चुअल है, इसको ईजी बोल सकते हैं, दोनों डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर हाँ आपको ये सिर्फ फार्मूला लगाना है, फार्मूला आना चाहिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल की है। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। देखिए मीन ऑफ 10 कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर जिसको आता होगा वो ये क्वेश्चन कर देगा। कंपोजिट नंबर में ज़रा भी इधर उधर हुआ तो ये क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आता है। ये क्वेश्चन इन्होंने एनसीईआरटी से डाला है। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन 2-3 इन्होंने एनसीईआरटी से डाले हैं, 2-3 इन्होंने बाहर के रख दिए। और ये क्वेश्चन तो भाई रिड्यूस सिलेबस का है, सिलेबस रिड्यूस था ये, फिर भी इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। इसमें उम्मीद करेंगे कि 3 नंबर जो है सबको बांटे जाएंगे, इस क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर सबको दिए जाएंगे। ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, नो डाउट, ये सिंपल है 3 नंबर में, ये हर कोई बच्चा करके आता ही है, चाहे स्टैंडर्ड का हो या बेसिक का हो, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इन्होंने सर्कल का जो बनाया है 3 नंबर में अभी तक, ये तो रिड्यूस था, ये एनसीईआरटी है, ये डिफ़िकल्ट 3 नंबर में। उसके बाद इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ट्रायंगल मैंने बोला जनरली बच्चे छोड़ के आते हैं, तो ये भी अटैम्प्ट करना मुश्किल है। ट्रिगो के क्वेश्चन दोनों ही बाहर से, ये तो भाई बाहर से ही डाल दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर चलो रूट हम पुट करेंगे, लेकिन इसकी कैलकुलेशन भी टफ है। और ये तो भाई RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, RD शर्मा का, ये तो बाहर के। तो और ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिफिकल्ट। तो 3-3 नंबर में देख रहे हो आप, सिर्फ एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से, बाकी सारे बाहर से। मतलब स्टैंडर्ड वाले क्या समझ के बैठे हैं भाई, स्टैंडर्ड वालों को क्या समझा हुआ है, इतना भी स्टैंडर्ड थोड़ी हाई होता है यार। तो सारे क्वेश्चन बाहर से डाल दिए। और ये तीनों ही क्वेश्चन, मतलब इसमें ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लेकिन इसमें डेट चेंज है। 18 मिनट बुक में दे रखा है, मेरे ख्याल से 6 सेकंड और 3 सेकंड आंसर है। यहाँ पर उन्होंने टाइम चेंज कर दिया, तो डिजिट चेंज करिए बस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही कंसीडर होगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है। और पार्ट में जो है ये भी RD शर्मा का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है बाहर से डाला गया है। तो 5-5 नंबर में भी सिर्फ एक ये क्वेश्चन
एनसीईआरटी का लेकिन डिजिट चेंज है और दोनों क्वेश्चन बाकी बात। तो स्टैंडर्ड का पेपर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड वाला बना दिया, ठीक है भाई, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। सीबीएसई ऐसा पेपर जनरली बनाती नहीं है। तो स्टैंडर्ड का पेपर मुझे कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट लगा। बेसिक का पेपर एनसीईआरटी से आया है। अब जिसको एनसीईआरटी जिसने नहीं करी होगी उसके लिए उस पेपर में डिफ़िकल्टी हो सकती है। जिसने एनसीईआरटी करी होगी, लेकिन हाँ एक बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि बच्चे जो है इस कोरोना टाइम में ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, है ना। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहा, एंग्जाइटी रही उनको कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे। उस तरफ एक रेगुलर कैंडिडेट के पेपर कैंसिल कर दिए गए और यहाँ पे प्राइवेट वाले बीच में फंस गए और उनको इस तरीके का पेपर देना, तो कोई भी बच्चा जो है पेपर को अटैम्प्ट करने में थोड़ा असमर्थ होगा। मतलब प्रिपरेशन उस हिसाब से उसकी नहीं रही होगी, ये तो हम सब समझते हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई जो है अब चेकिंग में थोड़ी लीनियंसी बरतेगी और सारे के सारे बच्चों को जो है पास करेगी। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बेसिक और स्टैंडर्ड में से कौन सा पेपर ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट लगा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।